हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सबसे पहले तो हम बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं एक्चुअली में कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है क्या। ये ओनली कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो है। प्रॉब्लम के जो वीडियोज़ हैं वो आप ऐप में देख लो। और हर एक चैप्टर के बाद आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट देखने के तुरंत बाद इसका एक प्रॉब्लम वीडियो देख लो, जिससे कि आप समझ जाओगे कि कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कैसे होते हैं, है ना? और फिर आप प्रॉब्लम्स वीडियोस फॉलो कर सकते हो। बहुत छोटे-छोटे वीडियोस हैं जिससे कि आपको ज़्यादा बोरियत भी नहीं आए और जल्दी से सीख लो। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज़। एक्चुअली न्यूटन्स लॉज़ बेसिकली स्टार्ट करने से पहले जो है ना, मैं आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। फॉर दोज़ स्टूडेंट्स हू आर जस्ट स्टार्टिंग इन द क्लास 11। और जो 12th ड्रॉपर हैं उनके लिए, उनको शायद ये चीज़ें पता होंगी, तो वो उनको ज़रूरत नहीं है ये देखना। कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने के लिए देख सकते हो आप, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस हैं। फोर्सेस, पहला जो डेफिनेशन है वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? इट इज़ एन एफर्ट टू पुश और पुल, कॉज़िंग और टेंडिंग टू कॉज़ मोशन। फोर्स डिफरेंट टाइप की होती हैं। पुश पुश हो या फिर पुल हो, दोनों ही फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स, है ना? जो कि आप आगे देखोगे। और टेंशन, जो कि स्ट्रिंग की वजह से आती है, ड्यू टू स्ट्रिंग, है ना? बाकी और फ्रिक्शन फोर्सेस जो नॉर्मली कॉमनली आपके पास आएँगी, फ्रिक्शन फोर्सेस। और विस्कस फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, लेकिन आप जो कॉमनली इस चैप्टर में जो देखने वाले हो, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कॉमनली आप इस चैप्टर में देखने वाले हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो यही फोर्सेस देखने वाले हो, है ना? और एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि बाहर से अप्लाई होती है। तो ये कॉमन फोर्सेस आप इसमें देखने वाले हो। इट इज़ एन एफर्ट टू पुश और पुल, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज मोशन। जो जिस चीज, मतलब पुश और पुल, ऐसा पुश और पुल जिसको, जिससे करने से एक्सेलरेशन आ जाता है बेसिकली, या फिर मोशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी का, उसको हम कहते हैं फोर्स। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो है बेसिकली आप ये कहाँ देखोगे? इनर्शिया आप देखोगे जब आपके पास रोटेशन वाला चैप्टर आएगा, उसमें आप देखोगे। कोई भी बॉडी जब रोटेट कर रही होती है, तो उसकी एक इन्हेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रोटेशन को मेंटेन करती है ना? इन्हेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक इन्हेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर आपने उसको एक बार मूव करने को दे दिया विदाउट, उसमें कोई भी ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही है, कुछ भी मोशन को रोका नहीं जा रहा है, तो वो बॉडी मूव करती रहेगी। रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। इसकी बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है? रोटेशन में एक्चुअली में जो मास होती है उसको इनर्शिया बोला जाता है, और नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसमें उसमें इनर्शिया मास बन जाता है। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर क्या होता है, ये है नॉर्मल चीज़ें। जब मैंने एक बॉडी दिखाई है जिसको आप आगे देखने वाले हो, यूजुअली जो फोर्सेज़ होती हैं, फोर्सेज़ आप जब आप देखेंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो वो एक तो एमजी फोर्स लगती है नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है जो कि सरफेस से कॉन्टैक्ट के होने की वजह से लग रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये आप आगे सीख जाओगे अभी इसी में, वीडियो में। ये फोर्स जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है जो अप्लाई की गई है। अब ये भी आप आगे सीखोगे कि जब ये नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली में लग क्यों रहा है इस बॉडी के ऊपर, ये एक फोर्स है। ये सब फोर्सेस जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, है ना? तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नीचे वाली सरफेस की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। और सिमिलरली क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसीलिए इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक एम लगा रहा है अर्थ के ऊपर। ये क्यों लगा रहा है? बिकॉज़ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि आप अभी से जस्ट आगे सीखने वाले हो कि न्यूटन की 3 लॉज़ क्या-क्या होती हैं। ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ें? ओके। अब है मोमेंट। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। अच्छा, इसमें मैं फ़ोर्स का आपको थोड़ा-सा इसका यूनिट भी बता देता हूँ। यूनिट मैंने आपको नहीं बताया है। यूनिट एक्चुअली फ़ोर्स का होता है न्यूटन और एन, और अ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसके यूनिट्स हैं फ़ोर्स के। और इनर्शिया के होते हैं, इनर्शिया का होता है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक? इसका ये यूनिट होता है। ओके? बाकियों के तो आप जानते ही हो। Momentum of a body is what? It is the quantity of motion possessed by a moving body. Suppose कोई भी एक बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि आप नीचे वाला ही केस ले लो, इसमें बॉडी मूव कर रही है ना?
तो जब ये बॉडी मूव कर रही है नीचे वाले केस में, तो इसके पास ना एक मोमेंटम होगा। ये मूव मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी है u, तो इसका जो मोमेंटम होगा ना, वो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू इसकी वेलोसिटी, उसको कहते हैं मोमेंटम p। अब मोमेंटम एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम वेक्टर क्यों है? क्योंकि मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेक्टर इनटू स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर, इसलिए मोमेंटम वेक्टर होता है। ठीक है? अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो मैं आपका यूनिट भी बता देता हूँ। इसका है मीटर स्क्वायर, सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट होता है। ठीक? ओके, ईज़ी है। अब आते हैं इसकी फोर्स। इसका बेसिकली एक फ़ॉर्मूला और होता है जो कि आपको यूज़ यूज़ होगा, फोर्स इज़ इक्वल टू dP/dt। ये क्यों होता है? क्योंकि फोर्स इज़ इक्वल टू, देखो, dP/dt को देखते हैं हम। dP/dt एक्चुअली में क्या है? इज़ इक्वल टू dmv/dt। ठीक, मास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो मास dv/dt इज इक्वल टू, अब dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ये हम देख चुके हैं तो पहले काइनेटिक्स के वीडियो में। तो ma हो गया, ma क्या होता है? फोर्स, इसीलिए dp/dt इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो ये इस तरह से आता है ये चीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये इम्पल्स होता है। इम्पल्स को आप जर्क भी बोल सकते हो। ये होता क्या है? जैसे सपोज आप खड़े हुए हो, मैंने पीछे से एक झापड़ मार दिया, या फिर ना पीछे से एक धक्का मार दिया, हल्का सा धक्का दे दिया। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीछे से हल्का सा, या फिर आपका फ्रेंड है, आप खड़े हुए हो, आपका एक दूसरा फ्रेंड है, उसने खेल खेल में हल्के से में आपको धक्का मार दिया हल्का सा, ठीक है, भग, ऐसे करके। तो वो जो उसने धक्का मारा है ना हाथ से, दैट इज़ कॉल्ड जर्क, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। जो उसके हाथ की जो फ़ोर्स है, वो एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिस टाइम तक उसका हाथ आपकी बॉडी पर टच था, ठीक है ना? तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स। अब वो जो इम्पल्स है, एफ डेल्टा टी, ये होता है इम्पल्स, एंड दिस इज़ इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये फोर्स यहाँ पर एग्जांपल में ये फोर्स लगी, और ये फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगी इस बॉडी के ऊपर, फिर हट गई, गायब हो गई। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी लगने से, फोर्स लगने से पहले थी यू थी मास की। फिर उसके बाद फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो फोर्स जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगी, उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आया वो क्या है? mv माइनस mu। ये होता है इम्पल्स की डेफिनेशन, और ये इक्वेशन यूज होती है इम्पल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, अब आते हैं न्यूटन्स की लॉज पर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 लॉज पूरी फिजिक्स में कितनी बार यूज होती हैं मैं बता नहीं सकता। बहुत बार यूज होती हैं ये, बहुत ज़्यादा अलग-अलग फॉर्म में इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है फिजिक्स में जिसमें आप न्यूटन्स लॉज को यूज ना कर लो। आप मुझे बोलोगे कि कोई भी प्रॉब्लम आप सर फ्रेम कर दो, मैं कोई भी प्रॉब्लम फ्रेम कर दूँगा किसी भी चैप्टर की जिसमें न्यूटन्स लॉज यूज हो रही होंगी। ठीक है? तो न्यूटन्स लॉ देखते हैं, न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या कहती है? न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, every body या every mass continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change its state। मीनिंग क्या है? कोई भी बॉडी मूव कर रही है विथ सम सर्टेन वेलोसिटी, या फिर रुकी हुई है, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी अनलेस, अनटिल और अनलेस आप उसके ऊपर एक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। अगर आपने उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई, है ना, भले ही वो कितने भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, अगर आपने फ़ोर्स नहीं लगाई, या कितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, अगर आपने फ़ोर्स नहीं लगाई बॉडी के ऊपर, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और अगर आपने उसके ऊपर फ़ोर्स लगा दी, तो वो चेंज कर देगा अपनी वेलोसिटी को, अपने एक्सेलरेशन को भी चेंज कर सकता है, उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा और उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ होती है कि अनलेस और अंटिल यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, इट डज़ नॉट चेंज इट्स स्टेट। दैट स्टेट कैन बी ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? और मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है? वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहता है अनलेस कोई, जब तक फोर्स नहीं लगती, फोर्स लग जाएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है?
Newton's second law is the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body and the change take place in the direction of applied force. ये हम अभी-अभी जस्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर ये सेकंड लॉ है न्यूटन की कि F इज इक्वल टू dp/dt होता है, सो F इज इक्वल टू ma और ये यूज कहाँ होता है? फ्री बॉडी डायग्राम में, जब नेट फोर्स हम किसी बॉडी पे लगाते हैं उसको ma से इक्वेट करते हैं, ठीक है? न्यूटन की थर्ड लॉ देख लो, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसकी वजह से जो मैंने पहले जो फोर्सेस लगाई थी ना, आपको दिखाया था यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तो बताया था ना, कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों अप्लाई हो रही है नॉर्मल रिएक्शन दोनों पर, ये इसकी वजह से आती है। देखो, न्यूटन की थर्ड लॉ कहती है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या है? एक ब्लॉक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस ने ब्लॉक एम के ऊपर एक्शन किया। वो एक्शन क्या था? इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई व्हिच इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एक्शन। अब ये चुप तो बैठेगा नहीं वहां से, तो ये क्या करेगा? ये अपोजिट रिएक्शन लगाएगा। जैसे कि सपोज आपके दोस्त ने आपको कुछ बैड वर्ड बोला या फिर आपके दोस्त ने आपको धक्का दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उसको भी धक्का दोगे, है ना? तो उसमें क्या तो यही चीज़ है न्यूटन थर्ड लॉ, है ना? ज़रूरी नहीं है हर केस में आप बोलोगे, अगर उसने मज़ाक में दिया तो आप नहीं करोगे, लेकिन रियली अगर वो सीरियस है, उसने कुछ किया, धक्का दिया, तो आप भी उसको धक्का दोगे। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ, पर बेसिकली यूजुअली ये ऐसा होता है कि हमेशा किसी बॉडी पे कोई भी एक्शन लगाए तो वो रिएक्शन मारेगी। तो ये ऐसे ही मास m पर एक्शन क्या लगा? नीचे के सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगा। अब ये जो मास m है, ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगा सरफेस के ऊपर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है? हमेशा जो एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है रिएक्शन, दूसरी बॉडी पर और मैग्नीट्यूड सेम होता है। समझ में आ गया? इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगता है और नीचे भी लगता है। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दिखाते नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं कि लग नहीं रहा है। ठीक है? तो ये 3 लॉज़ थी न्यूटन की थर्ड 3 लॉज़। अब यहाँ पर इसके आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको इनकी एप्लीकेशन दिखाई देगी कि न्यूटन्स की जो 3 लॉज़ हैं, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है और इसको यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरीके का, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।